नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आइए साइंस फॉर क्लास फिफ्थ और क्लास फिफ्थ के साइंस का एक और लेसन आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उस लेसन का नाम है आवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है। आइए इसको पढ़ते हैं और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। कहते हैव यू एवर सीन द ग्रीन हाउस। कहते क्या आपने कभी ग्रीन हाउस देखा है? ग्रीन हाउस आर यूज टू ग्रो प्लांट्स इन द विंटर एंड कोल्ड रीजन्स। इन द कोल्ड रीजन्स आपने देखा होगा ठंडे प्रदेशों में, जहाँ पहाड़ी इलाकों के अंदर जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पर एक कमरा सा बना दिया जाता है जो कि या तो किसी प्लास्टिक की शीट का होता है या फिर वो कांच का होता है। उसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं। इट इज द हाउस मेड अप ऑफ ग्रीन प्लास्टिक, है ना। ग्रीन प्लास्टिक का बना हुआ होता है या ग्लास का बना हुआ होता है, जैसे मैंने अभी बताया। विच ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन टू अलाउ प्लांट्स टू ग्रो इन विंटर एंड कोल्ड रीजन्स। ये क्या करता है कि सूर्य की जो रोशनी आ जाती है ना, उसको अंदर ही रोक लेता है ना। फिर खुले मैदान के अंदर इसको बना लेते हैं। जब सूरज चमकता है तो उसकी जो लाइट का जो प्रभाव है, उसकी जो हीट है, जो गर्मी है, वो उस ग्रीन हाउस के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण अंदर गर्मी का प्रभाव रहता है और गर्मी के प्रभाव के कारण वो पौधे जो हैं ठंड के कारण समाप्त नहीं होते, मरते नहीं हैं। सिमिलरली सम गैसेस ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन इन द एटमॉस्फेयर। इसी प्रकार से भी जैसे आपने देखा कि वो हीट बाहर नहीं निकल पाती है उस ग्रीन हाउस से या उस कांच के घर में से, तो उसी प्रकार से वातावरण में से भी कुछ गैसें क्या होती हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं। सिमिलरली सम गैसेस ट्रैप द हीट ऑफ द सन इन द एटमॉस्फेयर। इसी प्रकार से कुछ गैसें जो हैं सूर्य की हीट को वातावरण से बाहर नहीं निकलने देती, ठीक है, और उसी के कारण हम सरवाइव भी करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो गैसें हमारे लिए यूजफुल हैं। वो क्या करती हैं, सूर्य की गर्मी को वातावरण से बाहर नहीं जाने देती, जिसके कारण पृथ्वी पर एक विशेष टेम्परेचर बना रहता है जो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। दीज हीटिंग ट्रैपिंग गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउसेज गैसेज। और इन्हीं गैसों का नाम क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज बोला जाता है। द मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैसेज आर वाटर वेपर्स। यानी ये ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो कौन कौन सी हैं? वाटर वेपर्स हैं, यानी जलवाष्प है, पानी के कण हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स ये ग्रीन हाउस गैसेज कहे गए हैं। विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट द अर्थ वुड बी टू कोल्ड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। कहता है अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज ना हो तो पृथ्वी पर बहुत ही सर्दी हो जाए, जिसके कारण हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। यानी हमारे सर्वाइवल के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़रूरी है। लैंड, ओशंस एंड प्लांट्स एब्जॉर्ब्स और सोक अप एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। कहते हैं लैंड के द्वारा, ओशन के द्वारा और प्लांट्स के द्वारा एनर्जी को सोख कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है किसकी? सन की। द रिलीज ऑफ सम एनर्जी एज हीट, और कुछ एनर्जी वो हीट के रूप में रिलीज भी करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब द हीट, और ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड सेंड इट बैक टुवर्ड्स द अर्थ, और फिर उसको फिर दोबारा से पृथ्वी पर भेज देती हैं। विदाउट द ग्रीन हाउस गैसेज दिस हीट वुड एस्केप बैक इनटू द स्पेस। और अगर ग्रीन हाउस गैसें ना हो तो ये गैस जो ये हीट है ये वातावरण में दोबारा से वापस चला जाएगा। कहता है लेट अस सी व्हाट विल हैपन इफ देयर इज टू मच ग्रीन हाउस गैसेज। अब कहता है ये तो ठीक है जी, एक नॉर्मल एक सामान्य ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए
तो इस ग्रीन हाउस गैसेस के कारण क्या होगा जी, उसके लिए एक नया अगला टॉपिक कह रहा है। तो पहला तो हमने पढ़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो आपको समझ में आ गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या बताया गया कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो सन से आने वाली हीट को अंदर आने तो देती हैं लेकिन एस्केप नहीं करने देती, बाहर नहीं जाने देती। अब बात आ रही है कि यदि ये ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो अगला टॉपिक हम इस पर पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पूरा का पूरा जो विश्व है उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न हो जाना, गर्मी का पैदा हो जाना। कितने ह्यूमन एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट, मनुष्य के द्वारा जो जो क्रियाएं की जा रही हैं उनके द्वारा ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। व्हेन पीपल ड्राइव ए कार, जब कार चलाते हैं हम लोग, ऑपरेट ए फैक्ट्री, किसी तरह की फैक्ट्री चलाते हैं, दे बर्न कॉयल, तो उसके अंदर कोयले को जलाते हैं, ऑयल को जलाते हैं या और तरह के फ्यूल जिसे हम ईंधन कहते हैं उनको हम लोग जलाते हैं। दिस एड एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेज इन द एयर, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसें वातावरण के अंदर और ज्यादा ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना। एंड एक्स्ट्रा गैसेज ट्रैप मोर हीट, और ज्यादा गैसें हो जाएंगी तो वो हीट को ज्यादा रोकना शुरू कर देंगी। दिस हैज लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण चारों तरफ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, यानी ज्यादा गर्मी हो जाएगी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज स्टेडी राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, कहते हैं इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है वो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी ज्यादा गर्मी होने लगेगी पृथ्वी पर। अब कहते हैं इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसका इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, भाई ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी इन ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा। आइए इसको पढ़ते हैं। कहते द वार्मर वेदर कुड हार्मफुल फॉर द लिविंग थिंग्स, ज्यादा गर्म वातावरण भी जिंदा चीजों के लिए, जीवित मनुष्यों के लिए, जीवित जानवरों के लिए कैसा होगा, हार्मफुल, नुकसानदायी होगा। इट कुड ऑल्सो कॉज द पोलर आइस कैप्स टू मेल्ट, इसके कारण पृथ्वी के जो ध्रुव है ना, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, उन पर जो बर्फ जमी है ना वो क्या हो जाएगी, वो भी प्रभावित होगी, मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। दिस कुड कॉज द सी लेवल टू राइज, अब उसके कारण जो बर्फ पिघलेगी तो बर्फ का क्या बनता है बच्चों, पानी बनता है, और वो पानी पिघल करके कहाँ आ जाएगा, समुद्रों में आ जाएगा, महासागरों में आ जाएगा। तो महासागरों के पानी का राइज हो जाएगा, यानी वो तो ऊंचे उठ जाएंगे। तो उससे क्या होगा जी, अच्छी बात है तो, लेकिन नहीं, अच्छी बात नहीं है। प्लांट्स एंड एनिमल्स बिल्डिंग्स अलोंग कोस्टल लाइंस वुड बी डेंजर, कहता है जो समुद्र के किनारे बसे हुए जो शहर हैं और साथ ही साथ बिल्डिंग्स हैं, जो रहने वाले पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, वो सब तो डूब जाएंगे उसमें, है ना। अगर पानी की ऊंचाई ज्यादा बढ़ जाएगी समुद्र के पानी की, तो वहां पर जो बड़े बड़े शहर बसे हैं वो तो पानी में डूब जाएंगे। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ वेस्ट कंट्रोल इज टू फॉलो द रूल ऑफ द 3 R's। तो कहता है अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इस ग्लोबल वार्मिंग को क्या कहा गया, ये तो खतरे की चीज है, ठीक है। तो आइए और आगे बढ़ते हैं, वेस्ट कंट्रोल की बात कर रहे हैं। अब बात कर रहा है किसकी, वेस्ट कंट्रोल की। वेस्ट कंट्रोल का मतलब हुआ कि हमारे पास जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको किस तरह से हम लोग नियंत्रित करें। अब बात आपसे कर रहा है वेस्ट कंट्रोल की। वेस्ट का मतलब जो वेस्ट मटेरियल जो हमारे काम के नहीं होते हैं उनको हम किस तरीके से कंट्रोल करें। कहते तो मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ वेस्ट कंट्रोल इज टू फॉलो द रूल ऑफ 3 R's। कितने आर बताए गए, 3 R's, ठीक है। अब वो 3 R क्या क्या है, 3 R है, सबसे पहला रिड्यूस, दूसरा रीयूज
और तीसरा रिसाइकल। ठीक है, तो देखिए बारी बारी से इन 3 आर के बारे में पढ़ते हैं कि ये 3 आर क्या कहते हैं। रिड्यूस द नंबर ऑफ थिंग्स वी यूज, कहता है जो चीजें हम यूज करते हैं उनको कम कर दो। कहते हैं दिस वे वी यूज द फ्यूअर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके कारण हम नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम यूज करेंगे, एंड हेंस प्रोड्यूस लेस वेस्ट, जिसके कारण वेस्ट मटेरियल कम निकलेगा। वी शुड नॉट यूज मोर थिंग्स देन वी नीड, यानी जितनी हमें आवश्यकता हो उससे ज्यादा उसका यूज ना करें, यानी इसको कह रहे हैं रिड्यूस करना। दूसरी चीज है रीयूज, दिस मीन्स टू यूज थिंग्स विच वी वुड नॉर्मली थ्रो अवे, कुछ चीजें जिनको हम फेंक देते हैं, है ना, दोबारा यूज की जा सकती हैं लेकिन फिर भी हम उसको फेंक सकते हैं। कहता है रीयूज कर लीजिए, दोबारा से उसको यूज कर लीजिए। ठीक है, वी कैन प्रिजर्व ग्लासेस, प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलिथीन बैग्स, टिन कैन्स, पैकिंग बॉक्सेस एटसेट्रा। कहता है जो चीजें हम फेंक देते हैं वो हम लोग दोबारा से यूज कर सकते हैं, जैसे कांच की चीजें हैं, प्लास्टिक की चीज बॉटल्स हैं, पॉलिथीन बैग्स हैं, उनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। डेकोरेटिव आइटम्स कैन बी मेड फ्रॉम द ओल्ड आइटम्स, है ना, इस तरीके से पुरानी चीजें जो हमारे पे पड़ी हैं, अब आप कहेंगे पुरानी चीजें क्या करेंगे, कहते कुछ सजावट वाली चीजें बना लो, है ना, उसको फेंको मत। ठीक है, ओल्ड बॉक्सेस, कैन्स एटसेट्रा, इसी तरीके से ओल्ड बॉक्स हैं, कैन्स वगैरह हैं, उनको आप दोबारा से यूज कर लो। कैन बी यूज टू स्टोर थिंग्स, है, किसी तरह का बॉक्स है उसको किसी चीज को रखने के लिए यूज कर लो, फेंको मत, यूज कर लो। ओल्ड टेक्स्ट बुक्स कैन बी रीयूज्ड बाय द अदर स्टूडेंट्स, पुरानी किताबें हैं उनको भी फेंकने के बजाय कोई दूसरा स्टूडेंट यूज कर ले। ठीक है, इट केप्ट द गुड कंडीशन, है, इफ केप्ट इन द गुड कंडीशन, अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो कोई दूसरा स्टूडेंट उसको लेकर के यूज कर ले। तीसरी चीज आ रही है मेरे पास रिसाइकिल, कहते इट मीन्स द यूज ऑफ वेस्ट आइटम टू मेक द न्यू थिंग्स। जैसे प्लास्टिक की कोई चीज है, उसको आपने टूट गई, खराब हो गई, तो क्या करते हैं उससे दोबारा नया प्लास्टिक बना करके नई चीजें बना ली जाती हैं। तो ये क्या हो गया, रिसाइकिल करना। रिसाइकिल करना का मतलब दोबारा से यूज के मतलब की चीज बना लेना। जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स वगैरह हैं, उनकी रिसाइकलिंग की जा सकती है। कितने बाय फॉलोइंग द 3 R's वी कैन रिड्यूस वेस्ट। तो अगर हम 3 R का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वेस्ट को रिड्यूस करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को, एंड सेव मनी, ऑल्सो मनी भी, और हमारा पैसा भी उससे बच जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं लेट अस ऑल जॉइन आवर हैंड्स टू सेव द अर्थ। अब ये नेचुरल चीजें हम लोग यूज करते हैं तो जो कि नेचर से मिलती हैं, इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, हम प्रकृति को बचा सकते हैं। ठीक है, इफ ईच वन ऑफ अस डेली डज आवर बिट ऑफ कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, अगर हमारा सभी के सभी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी बचाने का रोज रोज काम करें, पानी को बचाने का काम करें, ईंधन को बचाने का काम करें, तो आप क्या कहेंगे, थिंक हाउ मच क्लीनर एंड ग्रीनर आवर वर्ल्ड विल बी। तो हमारा जो वातावरण है उससे प्रभावित होगा, कितना साफ सुथरा हो जाएगा अगर हम इन चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को जो है वो कम से कम यूज़ करेंगे, यानी जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, उन जंगलों का कंजर्वेशन यानी उनको बचाना। कहते हैं डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। पेड़ों को काटा जाना ग्रीन हाउस इफेक्ट का बहुत बड़ा कारण है, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, जो वातावरण में गर्मी धीरे धीरे पैदा होती है। जैसे आप देखिए पहले किसी ज़माने में क्या होता था, सितंबर के महीने से, सितंबर के महीने से सर्दी शुरू हो जाती थी, लेकिन अब तो दिसंबर के बीच तक भी सर्दी नहीं होती है, गर्मी गर्मी होती है। इसका मतलब 10 महीने गर्मी होती है और केवल 2 महीने सर्दी होती है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण यही ग्लोबल वार्मिंग है। और उस ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या बताया, डिफॉरेस्टेशन।
डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों को काटा जाना, जंगलों को काटा जाना जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के यानी गर्मी बढ़ने का कारण है। एज ट्रीज यूज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ट्री क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन दे मेक देयर ऑन फूड, जब अपना खाना बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड अभी आपको ग्रीन हाउस गैस में हमने बताया, तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो कम हो जाती है उसके कारण। Fewer trees mean the less carbon dioxide being taken out of the atmosphere. More the trees, less would be the pollution. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे आप तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो कम होगी, और जो तापमान पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है वो धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा, और साथ ही साथ प्रदूषण का स्तर भी जो है वो कम हो जाएगा। लेसर द ट्रीज मोर विड बी द पोल्यूशन, पेड़ कम होंगे पोल्यूशन यानी प्रदूषण ज्यादा होगा। फॉरेस्ट ऑल्सो गिव्स शेल्टर, पेड़ पौधे जो हैं या जंगल जो हैं वो शेल्टर भी देते हैं, किसको, बहुत सारे एनिमल्स को, है ना, जानवरों के रहने का घर होता है ना जंगल, तो कहते हैं ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों के काटते जाने के कारण सम एनिमल्स आर डाइंग, कुछ जानवर जो हैं मर रहे हैं, है ना। अगर किसी को किसी के घर से निकाल दिया जाए तो मर जाएगा ना, तो इसी प्रकार से जानवरों को भी जब उनका घर हम छीन लेंगे, उनके जंगल को काट देंगे तो जानवर भी मरना शुरू हो जाएंगे। देयर इज ए डिक्लाइन इन देयर प्रे, इसके कारण उनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। डू नॉट गेट एनफ टू ईट, उसके कारण, क्योंकि उनको खाने को ज्यादा नहीं मिलता, है ना। जंगल जब आप काट देंगे तो उसमें जंगली जानवर मरने शुरू हो जाएंगे, और साथ क्यों मरना शुरू हो जाएंगे, एक तो घर छिन गया उनका, और दूसरा खाने को भी उनको जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही हैं। ट्रीज गिव्स अस लाइफ गिविंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी देते हैं, फूड भी देते हैं और मेडिसिन भी देते हैं, है ना। पेड़ों से हमें फूड भी मिलता है, लाइफ भी मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलती है, और साथ ही साथ मेडिसिन। कई पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी पत्तों को, छाल को, है ना, उनको हम दवाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। प्लांटिंग एंड लुकिंग आफ्टर ट्रीज इज वेरी एसेंशियल, पौधे लगाना, पेड़ों को लगाना ये बहुत ज़रूरी है। इसको हम क्या कहते हैं, एफॉरेस्टेशन कहते हैं, इसको हम एफॉरेस्टेशन यानी पौधों को लगाना। एफॉरेस्टेशन का मतलब हुआ पेड़ पौधों को लगाना, और उनको काटना डिफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। आगे आता है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब जंगली जानवरों को कंजर्व करना, उनको बचाना, उनको मरने से बचाना। कहते हैं कटिंग एंड बर्निंग ऑफ द ट्रीज हैव फोर्स्ड द वाइल्ड एनिमल्स टू फ्ली फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स। ठीक है, पेड़ पौधों को काटने से जानवरों का उनसे उनका घर छिन गया, और उसके कारण उनको वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैनी एनिमल्स आर डाइंग, बहुत से एनिमल्स तो मर रहे हैं, और बीइंग किल्ड, या उनको मार दिया जाता है, शिकार कर लेते हैं लोग, उनको शिकारी गोली मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। सम एनिमल्स आर बीइंग किल्ड फॉर मेडिसिनल वैल्यू, और कुछ जानवरों को तो मेडिसिनल वैल्यूज के लिए मार दिया जाता है कि उनके शरीर से दवाई को बनाया जाएगा। सम एनिमल्स आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गए, बिल्कुल ऐसी प्रजाति हो गई जो दुर्लभ प्रजाति कह सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम आर कंसीडर्ड एंडेंजर्ड, और उनको दुर्लभ प्रजाति माना जा रहा है। टाइगर्स एंड रिनोसरस इन इंडिया आर गेटिंग लेस एवरी ईयर, और टाइगर और दरियाई घोड़ा ये हर साल कम होते चले जा रहे हैं ड्यू टू हैबिटेट लॉस, क्योंकि इनके रहने के जो घर हैं वो लॉस कर दिए, हमने छीन लिए हैं। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ए ब्यूटीफुल बर्ड नियरली द साइज ऑफ यंग ऑस्ट्रिच, इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एनिमल बताया जा रहा है, एक ब्यूटीफुल बर्ड बताया जा रहा है जो कि ऑस्ट्रिच के साइज का होता है, वो तो एक्सटिंक्ट यानी एक दुर्लभ प्रजाति के रूप में माना जाता है। कैन वी इमेजिन वर्ल्ड विदाउट एनिमल्स, क्या हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि अगर पूरे संसार के अंदर एनिमल्स ना हो तो क्या होगा। हाउ विल वी बैलेंस द फूड चेन, हम किस तरीके से अपनी फूड चेन को, क्योंकि आपने देखा होगा कि फूड चेन का मतलब है कि जो हम लोग खाना खाते हैं कहाँ से मिलता है, पौधों से मिलता है। ठीक है, और ये पौधे जो हैं ये अगर हम हटा दें, सारे काट दें तो हमें खाना नहीं मिलेगा ना। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि मनुष्य और ये पौधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं,
फूड चेन कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस फूड चेन पर और आगे भी बात करेंगे, लेकिन आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।